हमारा ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं अराउंड 95% के करीब में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी का। बाकी हमारे टॉपिक तो बचे हुए हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का जो मेजर हमारा पोर्शन है, जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं, वो हमारा कवर हो चुका है। उसके अलावा एनसीईआरटी की हमारी किताब है। एनसीईआरटी की किताब के अंदर में कुछ चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब अभी की बात करते हैं तो अभी तो 5-6 सालों से यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। मतलब एनसीईआरटी वगैरह को कम्प्लीटली नेगलेक्ट किया जाता है। बट अगर बात करेंगे उससे पहले की, तो 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बन जाते थे, और कभी कभी तो एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन भी आया करते थे किसी ज़माने में। लेकिन अब यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ने की बात करेंगे तो एनसीईआरटी आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो साइंस के लिए, ठीक है। और इसके अंदर में हमारी एनसीईआरटी की सिर्फ एनवायरनमेंट के लिहाज से क्लास 12 के 4 चैप्टर पढ़े जाते हैं लास्ट के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं। 1-2 साल से मतलब थोड़ा ट्रेंड चेंज है, अदरवाइज़ 1-2 क्वेश्चन वहाँ से बन जाते थे। उसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होगी जो मुझे लगता है कि मतलब थोड़े 5-6 सालों के अंदर में कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह आई होगी, तो वो मैं आपको कवर करवाऊँगा। जैसे अभी हम कवर करेंगे एक चैप्टर, फर्स्ट वाला चैप्टर कवर करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर हैं जो कि आपको स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर इसमें से स्टडी नहीं करना। आगे भी अगर कोई चैप्टर वगैरह होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको मैं कवर करवा दूंगा। अदरवाइज़ फालतू के अंदर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। और साइंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस के लिए इस सीरीज़ के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर करोगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। साइंस कवर कर लेना है, और साइंस की कवर होने के बाद में फिर मैं एनवायरनमेंट भी शायद स्टार्ट करूँ। एनवायरनमेंट के अंदर में भी काफ़ी सारी अपडेट हैं, और उसको भी सीरीज़ को काफ़ी अच्छा और तरीके से एडवांस लेवल के ऊपर में शंकर आईएएस वाली सीरीज़ को बनाने की कोशिश करूँगा मैं, अगर मुझे टाइम लगा तो। लेकिन ये वाली सीरीज़ तो हो जाएगी कंप्लीट। फर्स्ट इसमें चैप्टर 1 देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर में 2014-15 के अंदर में उस समय क्वेश्चन आया था, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से क्वेश्चन आया था, और बाद में भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटा मोटा। और 2020 के अंदर में भी एक प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस पूछा गया था, जो कि एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था, मतलब एनसीईआरटी से कोई कंसेप्ट उठा के। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी एनसीईआरटी अब पढ़नी पड़ेगी। आप अवॉइड कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको ना आए। अदरवाइज़ वो सिंपल था, बट अगर आपने ना पढ़ा हो तो कम्प्लेक्स ही होता है सब कुछ, ऐसा कोई सिंपल वगैरह कुछ नहीं होता। तो हमारे पास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सिंपल चैप्टर है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर में हम यंगर वन बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बनाएंगे हम, ठीक है। और वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जैसे आइडेंटिकल का मतलब क्या आ रहा है? आइडेंटिकल का मतलब आ रहा है, जैसे आपके पास में मान लो गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधा जब बच्चा बनाएगा अपना, जो इसकी प्रोसेस होगी, तो इस वो तो आइडेंटिकल होगा, जैसा इसका जो पेरेंट थे वैसा ही गुलाब का छोटा जो बच्चा होगा वो भी वैसा ही होगा। लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन के केस में पेरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बच्चा डिफरेंट हो सकता है, देखने में डिफरेंट होता है बच्चा, उसकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि वो कंटिन्यू कर सकें, आगे अपने प्रोजेनी को इंक्रीज़ कर सकें। अगर वो ऐसा ना करें तो उनकी लाइफ सीज़ कर जाएगी, विद रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ सीज़ कर जाएगी। और उसके अलावा आप रिप्रोड्यूस करते रहते हो, रिप्रोड्यूस करने से हमारा इकोसिस्टम रन होता रहता है। बिकॉज अगर आप सोच लो, मान लो कि 5 साल के लिए रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, तो इसमें से हमारे पास में काफ़ी सारे जीव जंतु कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका तो साइकिल भी कई कुछ का 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 50, 90 वैसा भी होता है। तो रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरत होती है ताकि कंटिन्यूटी हो सके स्पीसीज़ की। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो स्पीसीज़ हमारी ख़त्म हो सकती है और पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो सकता है। और रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन जैसे जैसे हम करते रहते हैं वैसे इवोल्यूशन भी होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा एनवायरनमेंट कभी सेम नहीं रहता, एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बना हुआ है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए वो अडेप्टेड है। अब आने वाले समय में अगर मान लो टाइम चेंज होता है, मान लो ग्लेशिएशन होती है और पूरी अर्थ जो है आइस से ढक जाती है, तो उस समय आप रिप्रोड्यूस करते हो, तो आपके बेबी, हमें पता है ह्यूमन बीइंग का बेबी है वो डिफरेंट होता है, जैसा उसके पेरेंट्स वगैरह होते हैं उससे डिफरेंट होता है। तो उसके अंदर में चेंजेस आते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट करता है और अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करता है। तो नेक्स्ट जनरेशन और ज़्यादा अच्छी अडेप्टेड होगी, नेक्स्ट और अच्छी अडेप्टेड होगी। इसी तरीके से तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट हुआ है। ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कि ऊपर से भगवान ने फेंका हुआ है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इवोल्यूशन से क्रिएट हुआ है। तो इसके अंदर में रिप्रोडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल है। बिकॉज इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन के अंदर आप क्या करते हो? एनवायरनमेंट के प्रति एडजस्ट करते हो। और इवोल्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए, ठीक है। तो इवोल्यूशन किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
पहले इवोल्यूशन होता क्यों है? इवोल्यूशन इसीलिए होता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा सेम नहीं रहता कभी भी, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, और एनवायरनमेंट हमारा चेंज होगा तो उसको एडजस्ट, उसके प्रति एडजस्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग या और ऑर्गेनिज्म हमारे वो एडजस्ट होंगे, और वो जब एडजस्ट होंगे तो उनके अंदर में कुछ चेंजेस आएंगे, और जैसे उनके अंदर में चेंजेस आएंगे वो उस तरीके से बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर पता हो तो लाइफ हमारी वाटर के अंदर में पैदा होती है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म वगैरह इस वाटर के अंदर में आते हैं। अब जब वाटर से ऑर्गेनिज्म को मूव करना था, हमारी लैंड के ऊपर मूव करना था, तो उनको लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन था, वाटर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, लैंड के ऊपर काफ़ी कम कंपटीशन था, बिकॉज उस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म वाटर से बाहर आए, अब उनको अलग तरीके से अडेप्ट करना था। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट किए, जैसे एम्फीबियन हमारे अडेप्ट किए, उन्होंने जंप मार के बाहर आ गए, जैसे मेंढक वगैरह बाहर आ गया, तो उसने अडेप्टेशन की। अब वो पानी के अंदर तो सांस ले सकता था, वो बाहर आके भी सांस कैसे लेगा, कैसे चलेगा, वो सब चीज़ें अडेप्टेशन ली। तो इवोल्यूशन उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। इवोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट के अंदर में चेंजेस होने के कारण आगे हमारे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते रहते हैं उसके प्रति, और वो अडेप्ट होता है। और इवोल्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगा, अपने जीन को पास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट आता है कि अपने जीन्स को पास करना है। उसी के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर में भी जो हमारी काफ़ी सारी फैकल्टीज़ जो बनी हुई हैं, वो इसीलिए नहीं बनी। जैसे आपके पास दिमाग है, मेमोरी है, तो मेमोरी आपके लिए इस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई है मेमोरी है कि आप याद करोगे और आईएएस बनोगे। मेमोरी आपकी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि इवोल्यूशन का प्रोसेस काम कर रहा है, जिसके अंदर में आपको अपनी प्रोजेनी आगे इंक्रीज़ करनी है, अपनी जीन्स को ट्रांसफ़र करना है। अगर आपको जीन्स को अपनी ट्रांसफ़र करना है, जैसे मान लेते हैं हमारा पहले जो प्राइमेट्स थे ऑर्गेनिज्म या बंदर जो थे, वो हमारे पेड़ों के ऊपर थे, आर्बोरियल थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आता है, और इसके अंदर में आप बंदर, चिंपैंजी वगैरह वो मान सकते हो। ठीक है, तो उनमें से ही हमारा कोई एंसेस्टर है। अब वो ऊपर हमारे पेड़ों के ऊपर थे। बाद में जब क्लाइमेट के अंदर में चेंज आया, तो जो इतने सारे पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ हमारे ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पे ग्रासलैंड आ जाता है। ग्रासलैंड आ जाता है और पेड़ काफ़ी कम कम होते हैं। तो अब वो ऑर्गेनिज्म, वो चार टांगों के ऊपर चलने वाले ऑर्गेनिज्म थे, जब चार टांगों पे चलने वाला ऑर्गेनिज्म नीचे उतरा, अब इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ यहाँ तक अगर जाना है, बीच में काफ़ी सारा ग्रासलैंड होगा, और ग्रासलैंड में खाने पीने के लिए भी कुछ होगा। चार टांगों पे जब आप चलोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, आपको आसपास भी देखना होगा, और लंबी लंबी घास के अंदर में चार टांगों पर चलोगे तो ऊपर नहीं देख पाओगे। तो वहाँ पर इवोल्यूशन ने फैसिलिटेट किया कि पर्सन, क्योंकि हमें अपने जीन पास करने थे, तो इवोल्यूशन ने उसको बोला कि अब तू दो टांगों के ऊपर चल। अब उसने दो टांगों के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। दो टांगों के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो उसको आसपास की चीज़ें दिख जा रही थी, प्लस उसके हाथ फ्री हो गए, हाथ उसके फ्री हो गए, और उसके अलावा काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम में भी काफ़ी चेंज हुए। जैसे हिप वाले रीजन के अंदर चेंज हुआ, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, उसमें दिमाग के अंदर में चेंजेस हुए। अब जब आपको यहाँ पे एनिमल वगैरह से बचना था, उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग भी आपका डेवलप हुआ, धीरे धीरे करके दिमाग डेवलप होने लगा, दिमाग की कैपेसिटी डेवलप होने लगी। उसके बाद में जब आपने एक लंबी एरिया कवर करना है, एक लंबे एरिया को जब आपने कवर करना है, तो उसके लिए आप जाओगे दूसरे एरिया हंटिंग के लिए। आपके अब हाथ फ्री हो चुके हैं क्योंकि, और सीधे भी खड़े हो सकते हो, और थोड़ा दिमाग भी आ गया आप में, तो अब शिकार वगैरह भी कर सकते हो। उसके लिए डंडे वगैरह, टूल वगैरह बनाए जा सकते हैं हमारे द्वारा। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। अब आपने लंबे एरिया के ऊपर जाना है, अब इतने लंबे एरिया के ऊपर जाना है, वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल वगैरह है, जैसे मान लो आप एक दिन गए, डे 1 पे आप शिकार करने के लिए गए, और एक पर्टिकुलर एरिया में ऑब्स्टेकल आपको दिखा, तो आपने उसको नोट कर लिया। नोट करने का क्या मतलब, उसको स्टोर किया मेमोरी में। तो मेमोरी डेवलप हुई क्योंकि हमें अपनी जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास करना था, और उनको पास करने के लिए क्या करना पड़ना था, हमें बचना था खतरों से। तो खतरों से बचने के लिए मेमोरी की डेवलपमेंट होती है। अब जब आपने शिकार वगैरह करना है, तो उसके लिए जिस तरीके से हम रिकोलेक्ट करते हैं अपनी मेमोरी को, अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो उस चीज़ के लिए डेवलप हुआ। जो हमारे रिलेशन है, जैसे हमारा बेबी होता है, ह्यूमन का जो बेबी होता है, वो काफ़ी वल्नरेबल होता है जब वो पैदा होता है, क्योंकि उसका ब्रेन कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ होता। डेवलप इसीलिए नहीं हुआ होता बिकॉज जब हम चार टांगों से दो टांगों के ऊपर आए, तो हमारा हिप वाला जो रीज़न है, उसको हम उतना ब्रॉड नहीं कर सकते थे, उसमें उस तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते थे कि एक बड़े सिर वाला प्राणी उससे बाहर आ सके। तो उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और ह्यूमन बेबी का जो लाइफ स्पैन है, मतलब जितना टाइम वो सीखने के लिए लगाता है, 10 साल तक तो वो वल्नरेबल रहता है, उसको सीखना पड़ता है काफ़ी सारा। तो वो हमने अपने दिमाग के बदले, मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि स्पेंड की वो चीज़ हमने उसके लिए, उसके बदले के अंदर में हमने दी।
अब बेबी को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें किनशिप रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे। मीन्स ह्यूमन सोसाइटी में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, जो रिश्ते नाते सब कुछ दिखते हैं, जो लर्निंग वगैरह दिखती हैं, वो इवोल्यूशन के कारण उसके बेसिक प्रिंसिपल जिसमें हमें जीन ट्रांसफ़र करनी है दूसरी जनरेशन में, उसके लिए काम चल रहा है। तो इवोल्यूशन को ना आपके आईएएस बनने से मतलब है, ना इसको आपके कोई स्टडी से, मेमोरी से, किसी और चीज़ से मतलब है। इवोल्यूशन ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज पासिंग योर जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वो इसका बेसिक कंसेप्ट आता है। तो ये वैसे काम नहीं आएगा आपको, ये ऐसे फालतू के अंदर में ज्ञान था। तो अब हमने रिप्रोडक्शन देख लिया, लेकिन इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये आपको कई बार इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर जाती हैं। अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक की, आप उसको मल्टीपल वे के अंदर में समझ सकते हो, तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती हैं, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें एक ही पेरेंट होगा, दो पेरेंट नहीं होंगे इसमें, ठीक है। सिंगल पेरेंट से बनेगा बच्चा, सिंगल पेरेंट से बनेगा। कैसे बनेगा वो आगे देखते हैं, सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। सेक्सुअल के अंदर में दो अपोजिट सेक्स होंगे, टू पेरेंट होंगे मतलब इसमें, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, उसके फीचर थोड़े याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब लोअर लेवल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें होता है ये। जैसे सिंगल सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा वगैरह, वो एक ही सेल होता है। बैक्टीरिया, हाइड्रा, उनके अंदर में एसेक्सुअल होती है। वो छोटे हैं क्योंकि ये उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है। तो उनके लिए इवोल्यूशन ने फेवर किया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो, और इसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है। इसमें गैमेट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। इसका क्या मतलब हुआ, गैमेट हमारे जो सेक्सुअल गैमेट होते हैं, जो जैसे मेल के फीमेल के गैमेट बनेंगे, वो जो कि ट्रांसफ़र होंगे एक या मेल से फीमेल में, या अगर फीमेल एग ले करेगी तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, जिसके अंदर में बाहर ही फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म वगैरह भी बाहर मिलेगा। तो इसके अंदर में क्या होता है, गैमेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर बात करते हैं सेक्सुअल में, तो गैमेट तो होंगे ही होंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होती है, तो ह्यूमन में गैमेट होते हैं, स्पर्म, ओवा, तो गैमेट तो होते ही होते हैं। इसमें वो बिना गैमेट के भी हो सकती है। कैसे, जैसे अमीबा, हम आगे देखेंगे। अमीबा इस टाइप की शेप है। अमीबा थोड़े टाइम में इस टाइप से ऐसे डिवाइड कर जाता है, और फिर ये दो बना देता है, दो बेबी बना देगा ये। तो उस टाइप का काम अमीबा के अंदर में हो सकता है। अब इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इनके बच्चे होंगे वो इन जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली मतलब जीन्स के लेवल के ऊपर, डीएनए के लेवल के ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब देखने के लिए वो सेम होंगे, अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। जैसा मैंने बोला गुलाब का पौधा गुलाब का पौधा ही दिखेगा, अब ऐसा नहीं कि गुलाब का पौधा उस पर पीपल का पेड़ लगेगा, वो क्लोन होंगे उसके। अब इसको घुमा के आपको बोला जा सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में वेरिएशंस होंगी। अब वेरिएशन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में समझना है कि इसमें वेरिएशन नहीं होती, वो वैसा क्लोन का क्लोन निकलेगा वो, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उनके अंदर देखने को मिल जाती है। कुछ प्लांट होते हैं, छोटे लेवल वाले प्लांट होते हैं, जिंजर, पोटैटो, उनके अंदर हो जाती है। जो हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होंगे, उनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और एनिमल स्पीसीज, स्टार फिश, ब्लैक बॉम, उनके अंदर में भी कई बार इस टाइप की रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो इनको याद कर लेना, ये काम आ सकते हैं। एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें गैमेट नहीं बनते। इसके लिए आपको मेट की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर आपने जल्दी जल्दी ग्रो करना है, फास्ट फास्ट ग्रो करना है, तो आपको मेट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मतलब इनके लिए अच्छा है, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, कि जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करते रहो आप। और फास्ट है ये प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले फास्ट है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद में बेबी को पैदा होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 30 मिनट के अंदर में भी हो सकती है। काफ़ी कम एनर्जी लगती है इसमें, ठीक है। तो छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी फेवरेबल है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर में काफ़ी सारा टाइम लगेगा गैमेट को बनने के लिए, उसके बाद में इंटरकोर्स, उसके बाद में भी हमारा इतना सारा टाइम लगेगा। लेकिन ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है, एक ऑर्गेनिज्म है, धीरे धीरे करके वो डिवाइड होने लगा, और ऐसे 30 मिनट के अंदर में डिवाइड होकर साइड निकला। और अगर आपका एनवायरनमेंट काफ़ी वेरिड है तो उस केस में ये हेल्प करता है। जैसे मान लो ह्यूमन के केस के अंदर में, अगर जंगल में रहते हो, शेर वगैरह है आपके, तो आपको तो रिप्रोडक्शन का मतलब आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा पेन है आपको, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। और उसके बाद में आपका जो बेबी होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 5 से 10 साल पूरी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप अपने ऑफस्प्रिंग को कैरी नहीं कर पाओगे। लेकिन इनके केस के अंदर में अगर एनवायरनमेंट हार्श है, स्कैरसिटी भी है फूड की, तो इसमें डिफरेंट काइंड की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं जिसमें आप कर सकते हो। टाइप की बात करते हैं, एक बाइनरी फ्यूज़न आएगा। बाइनरी फ्यूज़न के अंदर में सेल डिवाइड हो जाएगा दो में, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये है अमीबा, ये आ रहा है अमीबा। अमीबा क्या करेगा, डिवाइड होने लगेगा, और ये दो के अंदर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इसका, इस टाइप से न्यूक्लियस भी इसका डिवाइड होने लगेगा, और ये क्या करेगा, दो बना लेगा, दो अमीबा। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूज़न, मतलब दो में डिवाइड हो गया। उसके अलावा सेकेंड इसके अंदर में नीचे लिखा हुआ है बडिंग।
बडिंग के अंदर क्या होगा, बडिंग के अंदर में ये यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा बड पैदा होगा, साइड के अंदर में छोटा सा बल्ज निकलेगा, जैसे इस टाइप से हमारा प्लांट होगा। नेक्स्ट जनरेशन में इसके यहाँ से छोटा सा बल्ज निकलेगा और आगे आगे छोटा होते ये वाला जो होगा ये सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बडिंग। फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जो है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है और वो हमारी नए ऑर्गेनिज्म बना देती है। जैसे बाइनरी फिजन पैरामीशियम में भी हो रहा था, ये बाइनरी फिजन पैरामीशियम में बाइनरी फिजन भी हो जाता है और फ्रेगमेंटेशन भी होती है। जैसे इसमें कैसे होगी फ्रेगमेंटेशन, कैसे होगी, इस टाइप का पैरामीशियम देखने को मिलता है, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो उसमें ये उसका सिर आ गया, ये उसका टेल आ गया, ये इस तरीके से इसका सिर, बीच वाला पार्ट ये अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएंगे और ये नया नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तीनों पार्ट अलग अलग नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इसकी टेल भी नया ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर रखती है। फिर आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट होगा, उस पार्ट को अगर आप तोड़ोगे उसका यूज़ किया जा सकता है आपके द्वारा उस प्रोजेनी को इंक्रीज आगे ले जाने के लिए। मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमने रोज़ का एग्जांपल देखा, ये मान लो रोज़ का प्लांट है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट उसका लेंगे, जैसे इस केस के अंदर में आप क्या ले सकते हो, उसकी ब्रांचेज ले सकते हो, उसको लगाओगे आप और उससे वो प्लांट बना सकते हो। या प्लांट के अंदर में क्या कर सकते हो, ये मेनली प्लांट के अंदर में प्रेजेंट होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पीछे जितने कैरेक्टर देखे वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होंगे इन पे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, प्लांट का कोई पार्ट लोगे आप, रूट भी हो सकता है, वो स्टेम भी हो सकता है, उसकी लीव्स भी हो सकती हैं, उसको आप कहीं और पे लगाओगे और वो प्रोपेगेट कर जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। और जो उसका पार्ट लोगे उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। कोई भी पार्ट ले सकते हो आप उसका, जैसे कौन कौन से पार्ट ले सकते हो, रूट, यस। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्लांट कैन बी यूज्ड इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उस केस के अंदर में कौन कौन से पार्ट आपको ऑप्शन के अंदर बोल दिया, ये सारे ऑप्शन है। रूट, यस, रूट को ले सकते हैं, ये एग्जांपल है, एग्जांपल याद नहीं करने, बस ये याद करने वेजिटेटिव पार्ट कौन सा, बिकॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक 2014 में, तो ये याद करना पड़ेगा। और इनके ऊपर भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो रूट, प्लांट की रूट को आपने उखाड़ा किसी की और दूसरी प्लेस पे लगाया, उससे नया प्लांट बन गया, ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। ह्यूमन में ऐसा होता है, ह्यूमन का हाथ काट के कहीं और पे लगाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर में रोज़ है आपका, और काफ़ी सारे प्लांट होते हैं, फूल पौधे वगैरह, उनकी टहनियाँ वगैरह काटो वो पैदा हो जाती हैं। कुछ के लिए आपको जड़ वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, कुछ के अंदर स्टेम यूज़ करोगे। अब स्टेम अलग अलग प्लांट्स के अंदर में अलग अलग स्टेम बोले जा सकते हैं। अब ये सारे स्टेम के पार्ट हैं, स्टेम के टाइप हैं, टाइप हैं ये। अब इनमें ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, कॉम, सकर, रनर्स, अगर थोड़ा बहुत याद हो जाओ तो अच्छी बात है ये। वैसे क्वेश्चन जर्नल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन के अंदर मैं ऑप्शन दे दिया आपको कि इनमें से कौन सा पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। रूट डाल दिया, उसमें स्टेम डाल दिया, फिर बोला लीव्स, फिर बल्बिल बोला, उसके बाद में फिर बोला ट्यूरियन। तो इन पार्ट को अगर बोला गया ऑप्शन में आया तो ये करेक्ट हैं सारे, मतलब इनका यूज़ किया जा सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऑलमोस्ट सभी पार्ट का यूज़ किया जा सकता है। कुछ पार्ट में आप, कुछ प्लांट की आप लीव वगैरह यूज़ करोगे, उससे भी नया पौधा बना सकते हो। इनका भी थोड़ा अगर नाम ध्यान में रखो तो अच्छा रहेगा। जैसे आपको अगर बोल दिया कि इनमें से कौन सा पार्ट यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें डाल सकते हैं आपका राइजोम, कौन, सकर, वो भी आप यहाँ पर बना देना। उसके अलावा एनसीईआरटी में एक प्लांट का नाम लिखा हुआ है। वैसे तो ये प्लांट एनसीईआरटी में लिखा है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये न्यूज़ के अंदर होता है, ये मतलब हर साल ही कहीं किसी न किसी रूप में न्यूज़ के अंदर होता है। और क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन पता होना चाहिए। तो टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको, वाटर हाइसिंथ ये प्लांट है। और ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज़ है, मतलब आप कहीं पे लगाओगे तो इसके रिप्रोडक्शन रेट इतना फास्ट है, ये रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और इसका रिप्रोडक्शन रेट इतना फास्ट है कि दूसरे प्लांट को ग्रो करने का मौका नहीं देता और एकदम ये साफ़ कर देता है उस एरिया को। तो ये क्या करता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैंडिंग वाटर, उसके ऊपर पैदा होता है। और जहाँ पे ये पैदा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का पूरा लेवल जो है ये ड्रेन कर देता है उस एरिया से। एक तो ये पानी के ऊपर है तो कवर कर देगा पूरा, नीचे की तरफ में वो हमारी सनलाइट को जाने नहीं देगा। सनलाइट नहीं जाएगी तो फिर हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, नीचे वाले जो हमारी एल्गी वगैरह, कोई सी ग्रास वगैरह है, उस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सी ग्रास तो सी में होगी, लेकिन कोई और हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में, वो हमारे ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या करता है, एक तो स्टैंडिंग वाटर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कंप्लीटली ड्रेन करता है, इन्वेजिव है, काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है फिनोमिनल रेट के ऊपर। तो इसमें क्या याद करना है, एक तो इन्वेजिव स्पीसीज़ है। अगर आपको बोल दिया कि एक ऑर्नामेंटल स्पीसीज़ है, मतलब ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए लगाई जाती है,
तो ये गलत हो जाएगा, इन्वेजिव है। या आपको ऐसा बोल दिया गया कि बायो रेमेडिएशन करने के लिए वाटर हाइसिंथ का यूज़ किया जाएगा। या आपको सिंपल भी आ सकता है कि टेरर ऑफ बंगाल मैच करने के लिए बोले जा सकते हैं, वेरियस प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बारे में डाल दिया, ठीक है, तो उस टाइप का आपको डाल सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ये नेटिव कहाँ का है, मतलब एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करता है ये प्लांट। साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। इंडिया में लेके आए थे इसको क्योंकि इसका फ्लावर काफ़ी अच्छा है देखने में, तो इसको मतलब एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट लेके आए थे, लेकिन ये इन्वेजिव है। उसके बाद में फिर इसको मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, किल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्योंकि बंगाल के अंदर काफ़ी कहर ढाया इसने। और ये पेरिनियल है, पूरा साल पैदा होगा, ऐसा नहीं एनुअल है कि एक सीज़न के अंदर होगा और दूसरे सीज़न में ख़त्म हो जाएगा। फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में, इसमें 2 अपोजिट सेक्स होंगे, वो मेटिंग करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर में काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे फालतू के अंदर में इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन काम की हो उतनी लेनी चाहिए। तो मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये वीडियो देखनी है। फिर आता है इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, जैसे मेल का स्पर्म और ओवा जब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो उससे पहले वाला इवेंट होता है, पहले क्या होता है, जो गैमेट हैं उनको बनने में भी टाइम लगता है, उनकी प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब ये फैक्ट जो है नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उतने काम के नहीं है। अब यूपीएससी में आपको देखना होता है, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लो, फालतू की इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी पढ़ते जाओ, लेकिन आपको देखना पड़ता है, टारगेट करना पड़ता है कि एक्चुअल में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी फालतू के अंदर है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी होते हैं, ठीक है, वो हमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। एडवांटेज क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आइडेंटिकल ट्विन नहीं बनते, उसमें आइडेंटिकल ट्विन बनते हैं, उसको क्लोन बोला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में नॉर्मल है आपका, मतलब एक अमीबा अगर टूटता है 2 में तो ऑब्वियस सी बात है इसी के जीन्स इसके अंदर में जा रहे हैं, इसमें कोई खास नया चेंज नहीं आएगा। लेकिन ह्यूमन के केस के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के केस में हमारे गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, गैमेट बनते टाइम भी हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो शिफ्ट होता है एक दूसरे से, रिकम्बिनेशन हो सकती है उसकी, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी मतलब उसके पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। फिर वो मेटिंग करेगा तो 2 अलग अलग पेरेंट्स से आया हुआ है, तो वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता, कभी ह्यूमन बेबी नहीं होता तो नहीं हो सकता। फिर सभी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उनमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन का, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा जो सब में सेम होगा, गैमेट बनाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो इसको ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर ऐसे उठा के डाल सकते हैं डायरेक्टली ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। अब उसमें लगेगा कि सभी कैसे कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन होगी, तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ठीक है। फिर वेरिएशन होंगी इसके अंदर में, वेरिएशन जैसा हमने देख लिया वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वेरिएशन का मतलब उसमें चेंजेस होंगे। अब ह्यूमन का बेबी ह्यूमन उसके माता पिता की तरह नहीं दिख सकता कम्प्लीटली, ना वो उसकी इंटेलिजेंस वैसी होगी कम्प्लीटली, ना वो मतलब वो कम्प्लीटली उनकी तरह नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं वेरिएशन। उसके अलावा कुछ और चीज़ें, बाइसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर हो, मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर हो। तो काफ़ी ऑर्गेनिज्म के अंदर में इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं और इसको हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। जैसे अर्थवॉर्म, केंचुआ जो है उसके अंदर में मेल और फीमेल उसी की बॉडी के अंदर होता है, तो जब उसको अगर मीटिंग वगैरह करनी है तो इस तरीके से वो मेल गैमेट छोड़ेगा और खुद ही उसको रिसीव कर लेगा या उनको बाहर छोड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पॉन्जिस, टेप बॉम्ब उनके अंदर देखने को मिलता है। और ह्यूमन बींग क्या है, ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है, हमारे में मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, जैसे कॉकरोच, ह्यूमन बींग। उसके अलावा छोटा सा फैक्ट है, वैसे इंपॉर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मीन्स अगर आपको इंपॉर्टेंस चेक करनी है तो जो मैंने पीछे पढ़ाया उसको आप बोल सकते हो कि हाँ 80% इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब ये वाली जो चीज़ है इसको मैं बोल सकता हूँ कि 5% इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। अब ऐसे 5-5% करने लगोगे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इनको मतलब उसी हिसाब से पढ़ो, जितना अगर टाइम है आपके पास में तो कर लो, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। गैमेट जो होते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब हमने देखा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में सेट के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड समझना हो तो डिप्लॉइड के अंदर में ऐसे सेल होगा, उसमें क्रोमोसोम इस टाइप से 2 के पेयर में क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे डिप्लॉइड। और गैमेट जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। अब मैं ये भी बता सकता हूँ को हैप्लॉइड क्यों होता है, ये माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी, उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस से बनेगा, लेकिन वो फ़ायदे की बात नहीं है। और जैसा मैंने बताया ये काफ़ी मतलब फालतू की चीज़ है, आ भी सकता है कभी, नहीं भी आ सकता। और हैप्लॉइड के केस के अंदर में इस टाइप से उसके अंदर में हमें देखने को मिलेगा, जो मतलब सिंगल डिप्लॉइड नहीं होंगे वो, ठीक है। तो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। अब इस केस में आपको क्या समझना है, इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है। हम में 23 पेयर हैं, सेट हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो बेबी बनाना है
इसके अंदर में मान लो 23 हैं, 23 पेयर हैं, इसके अंदर 23 पेयर हैं। तो अगर आप इस तरीके से डालने लगोगे तो जो बेबी होगा उसके अंदर में तो डबल क्रोमोसोम आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब ये गैमेट बनाने लगते हैं तो मियोसिस के अंदर में क्या होता है, ये टूट जाते हैं। जो पेयर होते हैं इसके, एक पेयर फादर से आता है, एक मदर से आता है, तो पूरे पेयर नहीं जाते हमारे, आधे आधे पेयर जाते हैं। मतलब सिंपल बात यह है कि इंडिविजुअल डिप्लॉयड होता है, हम डिप्लॉयड हैं, जो आप गैमेट बनाओगे स्पर्म होगा वो हैप्लॉयड होंगे, और जब वो मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉयड होगा। ठीक है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट छोटा बच्चा, छोटा बच्चा इन द सेंस एक सेल को जाइगोट बोलेंगे। उसके बाद वो एम्ब्रियोजेनेसिस से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, फिर फीटस बनेगा, उसके बाद बेबी पैदा होगा। तो एक सेल वाला जो बच्चा होगा उसको बोलेंगे जाइगोट। वो मैंने आपको पहले भी करवाया स्टेम सेल के टाइम में। उसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस है, न्यूज़ के अंदर थी ये लास्ट ईयर भी। पार्थिनोजेनेसिस मतलब ये ऐसी भी आ जाती है न्यूज़ के अंदर, कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा उसमें पार्थिनोजेनेसिस करता है वो। तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे नॉर्मल केस के अंदर क्या होना था, एक हमारा मेल फीमेल वो दोनों मेट कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस बोली जाती है फर्टिलाइजेशन, जो मेटिंग हुई। लेकिन इसमें मेटिंग नहीं होगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आगे भी देखते हैं, लेकिन याद रखना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके अलावा फ्रूट जो है कौन से पार्ट से बनता है, ये मतलब ऐसे जीके टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरी, जो फ्लावर की ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है। अभी नीट के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैंने ऐसे डाल दिया ताकि इच्छा हो तो कर लेना, अगर ना इच्छा हो तो छोड़ देना। फिर आता है ओवीपेरस और वीवीपेरस। क्या होते हैं, ओवीपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, वीवीपेरस डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग, ये रेप्टाइल बर्ड वगैरह जो कि अंडे वगैरह देते हैं। अब वीवीपेरस में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बेबी होता है उनका पहले से डेवलप होता है अंदर ही, और उसके बाद वो बाहर निकलेगा बेबी, तो मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इस केस के अंदर अगर आप अंडे देते हो बाहर तो आपको फिर उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तो उसके बाद में बेबी पैदा होते हैं, तो वो थोड़ी मतलब कम सेफ़ है, ये थोड़ी ज़्यादा सेफ़ है। फिर पार्थिनोजेनेसिस की एडवांटेज देख लेते हैं। एक तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पार्थिनोजेनेसिस। तो उसके अंदर में हमें बोल सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। फिर बोला जा सकता है इसमें विदाउट रिप्रोडक्शन, विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एडवांटेज है इसकी, जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जेनेटिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, आपका जेनेटिक मेकअप, मदर का जेनेटिक मेकअप, फादर का जेनेटिक मेकअप, जब वो मेट करेंगे तो जेनेटिक मेकअप में स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जो बेबी होगा वो नया बनेगा, बेबी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा हमारे फादर मदर से, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस केस के अंदर स्टेबल होगा। मतलब बेसिक बात यह है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा वो फ़ायदे इसके अंदर भी होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्टेबल है, आपका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको बोल दिया कि इसमें वेरिएशन होगी, ये भी एग्जैक्टली क्लोन होंगे। मदर, अगर मदर से पैदा होते हैं तो मदर के क्लोन होंगे, अगर फादर से पैदा होते हैं तो फादर के क्लोन होंगे। ठीक है, तो ये भी क्लोन होंगे। और रिप्रोडक्शन स्कैरसिटी के टाइम में, जैसा हमने सेक्सुअल का एडवांटेज देखी, अगर कोई स्कैरसिटी है, या आपको मान लो इस केस के अंदर में मदर भी हो सकती है अकेली, मतलब अकेली मदर भी प्रोड्यूस कर सकती है, अकेला फादर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो मान लो इस केस के अंदर में अगर मदर स्कैरसिटी है, इंडिविजुअल नहीं मिल रहे मेटिंग करने के लिए, तो मदर डायरेक्टली प्रोड्यूस कर लेगी बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। फिर पॉपुलेशन को बूस्ट करता है ये। पॉपुलेशन कैसे बूस्ट करता है, क्योंकि काफ़ी सारी स्पीसीज़ के अंदर में सिर्फ फीमेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ये। जैसे अगर पार्थिनोजेनेसिस हुई तो जनरली फीमेल प्रोड्यूस करेंगे। उसका क्या मतलब, आपने 2 फीमेल प्रोड्यूस की, एक केस में 2 फीमेल प्रोड्यूस की, दूसरे केस के अंदर में 2 मेल प्रोड्यूस किए, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये 2 फीमेल आगे प्रोड्यूस कर सकती हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन आप इंक्रीज़ कर पाओगे अपनी। पार्थिनोजेनेसिस पॉपुलेशन बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती। अब ये इसी पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, इसका मतलब इसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे इंडिया के अंदर में। साइंस के अंदर 3 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेनली वर्क करता है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इनके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही हैं इसके थ्रू, इनडायरेक्ट तौर के ऊपर काम कर रही हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी एज ए इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ग्रोथ अगर आप देखोगे काफ़ी मतलब अच्छी तरीके की ग्रोथ आप विटनेस देख सकते हो इसके अंदर में। अगर 2005 की बात करेंगे तो 1.1
बिलियन US डॉलर की मार्केट थी इंडिया के अंदर। अब ये 11 तक पहुंच चुकी है, मतलब लगभग 10 गुना तक ऊपर बढ़ चुकी है। और आने वाले टाइम के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर बढ़ने वाला है। मेजर जो सेक्टर हैं जिनके अंदर काम हो रहा है इंडिया के अंदर वो है बायो फार्मा, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है कौन कौन से सेक्टर हैं। इनके ऊपर मतलब मेनली ये 5 सेक्टर हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। इंडिया जो है अमंग टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशन है वर्ल्ड के अंदर में, ठीक है। और एशिया की बात करेंगे तो चाइना के बाद इंडिया दूसरा है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा है। गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा हुआ है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से, मतलब बिना अप्रूवल के रूट से आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% FDI गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने प्रोविज़न करके रखे हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। या तो डायरेक्ट पॉलिसी बना के रखी हुई है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के लिए कैसे काम करना है, या तो उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोविज़न दे दिए गए हैं जैसे टैक्स के इंसेंटिव। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई, वहाँ पे टैक्स इंसेंटिव दे दिए जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के लिए। तो वैसी पॉलिसी सभी स्टेट ने बना के रखी हुई है, ठीक है। और इंडिया में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन भी है, मतलब PSU है हमारे पास में, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो ये जो है डिफरेंट स्कीम्स जो होती हैं उनको लागू करने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है वेरियस इनिशिएटिव के अंदर में, और ये खुद भी रिसर्च के लिए काम करती है। इसको मेनली बनाया गया था जब रिसर्च के लिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जब आती है तो उसमें हिस्सा लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बॉडी होनी चाहिए। वो ये PSU है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हिस्सा लेता है अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाते हैं तो। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी इंडिया इज बेस्ड ऑन द नेटवर्क ऑफ नियरली 300 नेशनल लेबोरेटरी, 300 नेशनल लेबोरेटरियाँ और इक्वल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। नेशनल लेबोरेटरी जो ये ऑपरेट की जा रही हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो इंडियन काउंसिल, द काउंसिल फॉर साइंस एंड रिसर्च CSIR, ठीक है, जो कि आप मान सकते हो इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैसे ही ऑटोनोमस है लेकिन फंडिंग लेती है उनसे। एंड इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आ रही है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ये आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के नीचे यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, लेबोरेटरीज वर्क कर रही हैं, नेशनल लेबोरेटरीज जिनके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च की जा रही है, ठीक है। और इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है बायोटेक्नोलॉजी की एमरजेंस इन इंडिया। अब जो 5 सेक्टर की बात थी उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर बायो फार्मा। फार्मा जैसे आपको पता लग रहा है, बायो का मतलब लिविंग चीज़ों से फार्मास्यूटिकल ड्रग बनानी है। फार्मास्यूटिकल नॉर्मल बात करेंगे तो उसमें केमिकल प्रोडक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं जो कि बॉडी में एज अ मेडिसन वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन कि ड्रग और मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मेडिसिन और ड्रग के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। एंड बायो फार्मा की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन वगैरह उनसे एंटीबॉडी एक्सट्रैक्ट करके हमने फार्मास्यूटिकल बनाने, मतलब हमने मेडिसिन क्रिएट करनी है। जैसे वैक्सीन बना रहे हैं, इंडिया वैक्सीन के अंदर काफ़ी मतलब अच्छी मात्रा के अंदर, कुछ वैक्सीन के अंदर इंडिया वर्ल्ड लीडर है। तो वैक्सीन की जो मार्केट है इंडिया के अंदर बहुत बड़ी है। ब्लड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे हमने क्लॉटिंग के लिए देखा था, फैक्टर 8 देखा था, उस टाइप में बनाने के लिए जीन थेरेपी ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट करवाना है, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी, एंटीबॉडीज़ बनानी है, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम, इंसुलिन बनानी है, ग्रोथ हार्मोन बनाना है, वो आता है बायो फार्मा सेक्टर में। बायो एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड बनाने, ट्रांसजेनिक वैरायटीज बनानी, मतलब GM क्रॉप्स वगैरह, वो आता है बायो एग्रीकल्चर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है जब हम जो बायोलॉजी है, मतलब जो बात करेंगे जीनोम की बात करेंगे, जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक के साथ में जोड़ देंगे, मतलब जब कंप्यूटर को हम जोड़ देंगे बायोटेक्नोलॉजी से, तो उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस क्रिएट किया जाता है वेरियस बायोलॉजिकल सिस्टम का। तो जैसा हमने देखा था कि जीनोम की सीक्वेंसिंग की बात थी, तो जीनोम की सीक्वेंसिंग के अंदर ही हमने देखा था 3 बिलियन बेस पेयर थे। तो वह ऐसा होता है नहीं कॉपी के ऊपर कोई करेगा, उनको करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच है हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जब हम बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं कंप्यूटर साइंस के साथ में, तो कंप्यूटर जब इसके अंदर यूज़ किया जाता है, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है डिफरेंट चीज़ों को मैचिंग करवाने के लिए, ड्रग्स वगैरह की खोज के लिए, तो वो सब चीज़ें की जाती हैं, तो उस फील्ड को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट आता है बायो सर्विसेज, जैसे क्लिनिकल ट्रायल। जब कोई दवाई आप डिस्कवर कर लेते हो उसके बाद उसके ट्रायल होते हैं ह्यूमन के ऊपर 5-7 सालों तक, तो वो करवाने के लिए इंडिया उसके अंदर भी इंडिया के अंदर मतलब
क्लिनिकल ट्रायल करवाए जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, इंडिया में साइंटिस्ट चीपली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रिसर्च वगैरह करवाने के लिए इंडिया को आउटसोर्स कर दी जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है बायो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। जैसे एंजाइम वगैरह बनाया आपने, उन एंजाइम का यूज़ आप डिटर्जेंट में करोगे, टेक्सटाइल में करोगे, फूड में, लेदर, पेपर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं बायो इंडस्ट्री। तो ये हमारे 5 मेन सेक्टर हैं जिनके ऊपर वर्क किया जा रहा है इंडिया के अंदर। और 2015 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अनाउंस की थी नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये बनाई थी इन्होंने 2015 से 2020 तक किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की जाएगी। तो अगर आपको आंसर के अंदर आता है इंडिया कौन सी इनिशिएटिव ले रहा है, स्कीम्स वगैरह तो आप करंट अफेयर से कर लोगे, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है तो आप जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो सब चीज़ें आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जो ये स्ट्रेटजी बनाई गई है इसके अंदर बताई गई चीज़ें इंडिया क्या अचीव करना चाहता है। एक तो इंडिया स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए इंडिया को, मतलब मेनली वर्कफोर्स चाहिए जो कि स्किल्ड हो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। नेक्स्ट है इंडिया बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ऐसे करेगा ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शलाइजेशन के लिए हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। इनोवेशन करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आएंगे, मतलब हम बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस बनाना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी के अंदर बोला गया, ये काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि हम कॉपरेशन भी करना चाहते हैं, ग्लोबल कॉपरेशन, नेशनल अलायंस बनाना चाहते हैं, मतलब नेशनल जो हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी या साइंटिस्ट हैं उनके बीच में कॉपरेशन करवाएंगे और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी ये कॉपरेशन इंश्योर करेंगे। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे, वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन देख चुके हैं पहले ही, ये सिर्फ ओवरव्यू है जो कि आपको रिकैप करने में हेल्पफुल रहेगा। मेडिसिन में बात करेंगे तो जीन थेरेपी, वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन बनाने के लिए, क्लोनिंग के लिए, ये सब चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। मेडिसिन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों बनाई जाती हैं, डिजीज से रेजिस्टेंस होंगी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह सकती हैं वो, केमिकल ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होंगी, हर्बेसाइड से रेजिस्टेंट होंगी, ठीक है। क्रॉप जो कि स्लोली पकेगी, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो वो ख़राब नहीं होगा। जैसे टमाटर, उसकी जो लाइफ होगी उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फार्म में अच्छे सुपीरियर एनिमल क्रिएट किए जाएंगे। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, मतलब एक का हार्मोन दूसरे के हार्मोन नहीं, एक की जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करवा के रिकम्बिनेंट डीएनए बना के हार्मोन बनाने, जैसे ग्रोथ हार्मोन बनाएंगे जिनके द्वारा मिल्क की यील्ड इंक्रीज़ की जा सकती है, मीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है। एग्रीकल्चर में वो काम किए जा सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं जो कि डिग्रेड हो जाए जल्दी, ठीक है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगर ऑयल स्पिल होता है, ऑयल जो है पानी समुद्र के अंदर फैल जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सूडोमोनास का एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि कैपेबल हैं ईटिंग द ऑयल जो कि स्पिल्ड हुआ है सी के अंदर, उसको ईट कर सकते हैं वो, उससे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान होगा। और अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एनहेंस कर पाएँ एक प्लांट के अंदर में, तो हम जो है CO2 को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट की इंक्रीज़ कर सकते हो तो उसके कारण CO2 को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे और ऑक्सीजन जो CO2 है उसकी मात्रा कम हो जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर, तो उससे हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ये भी एक फ़ायदा है। कुछ स्पीसीज़ बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी की वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए काम आ सकती है, क्योंकि ये जो हार्मफुल उसके अंदर चीज़ें होती हैं या मेटल वगैरह के प्रोडक्ट होंगे उनको खा जाएंगे, तो इस कारण जो है कुछ चीज़ें वाटर की प्यूरिफिकेशन में काम आ सकती हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, एंजाइम का यूज़ किया जा सकता है, लेदर इंडस्ट्री के द्वारा, टेक्सटाइल के अंदर यूज़ किया जा सकता है इनका, ठीक है। फैब्रिक की सॉफ्टनिंग के लिए, स्टेन की रिमूविंग के लिए, डाइजेस्टिबल फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। इस टाइप में हम जेनेटिक चेंजिंग करेंगे प्लांट के अंदर में कि जो फूड बने वो काफ़ी लाइट बने, जिसको जल्दी से डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर बढ़ा सकते हैं, अदर जो चीज़ें उसमें विटामिन चाहिए वो चीज़ें इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके अंदर में। गोल्डन राइस का एग्जाम्पल देखा था, तो ये चीज़ें हमने पहले देख ली हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट अगर आपको नट शेल के अंदर आई ये चीज़ें तो सभी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। मीट प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है इनका। नेक्स्ट है कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जो मेटालिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उनका यूज़ हम माइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बायो माइनिंग। बायो माइनिंग का मतलब जो आपका ओर है, मतलब जो ओर होता है, मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटी है और उसके साथ में मेटल है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हैं इसके अंदर में, तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ किया जा सकता है इसमें से मेन मटेरियल को खींचने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया जो इन्हीं मेटल वगैरह कंपाउंड के ऊपर फीड करते हैं, उनका यूज़ करके मेटल को बैक्टीरिया के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इस कंसेप्ट को बायो माइनिंग बोलते हैं। इस फील्ड में भी हम इस टाइप के बैक्टीरिया क्रिएट करके
बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखा।